नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज का टॉपिक है रीछ का शिकार। रीछ रीछ का शिकार आदिकाल से ही मनुष्य पशु पक्षियों का शिकार करता आ रहा है। कभी अपनी भूख मिटाने के लिए तो कभी शौक के लिए। शिकार को लेकर हमारे भीतर एक कौतूहल हमेशा रहा है। शायद इसलिए शिकार कथाएं संस्मरण प्रचलन में आए हैं। इस अंक से हम शिकार कथाओं की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा मकसद शिकार जैसी प्रवृत्ति को बढ़ाना देना बिल्कुल नहीं है। इसकी पहली कड़ी है में प्रस्तुत है रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की मशहूर कहानीकार रीछ का शिकार। चर्चित कहानीकार हैं जो चर्चित शिकार कहानियाँ लियो टॉल्स्टॉय। हम एक दिन रीछ के शिकार को निकले। मेरे साथी ने एक रीछ पर गोली चलाई। वह गहरी नहीं लगी। रीछ भागा। बर्फ पर लहू के चिन्ह बाकी रह गए। हम विचार करने लगे कि रीछ का तुरंत पीछा करना चाहिए या 2-3 दिन ठहर कर उसके पीछे जाना चाहिए। किसानों से पूछने पर एक बूढ़ा बोला, तुरंत पीछा करना ठीक नहीं, रीछ को टिक जाने दो। अभी पीछा करने पर वो डर कर भाग जाएगा। इस पर एक दूसरा जवान बोला, नहीं नहीं, हम आज ही रीछ को मारेंगे। वह बहुत मोटा है, दूर नहीं जा सकता। सूर्य अस्त होने से पहले कहीं न कहीं टिक जाएगा। नहीं तो मैं बर्फ पर चलने वाले जूते पहनकर ढूंढ निकालूंगा। मेरा साथी तुरंत रीछ का पीछा करना नहीं चाहता था, पर मैंने कहा, झगड़ा करने से क्या मतलब, आप सब गांव को जाइए। मैं और दुगार, मेरे सेवक का नाम जो सेवक है मेरा, रीछ का पीछा करते हैं। मिल गया तो वाह वाह, दिन भर और करना ही क्या है। और सब तो गांव चले गए। मैं और दुगार जंगल में रह गए। अब हम बंदूकें संभाले रीछ के पीछे हो लिए। रीछ का निशान दूर से दिखाई पड़ता था। प्रतीत होता था कि भागते समय कभी तो वह पेट पर तक बर्फ में धंस गया है, कभी बर्फ चीरकर निकला है। पहले पहल तो हम उसकी खोज में बड़े बड़े वृक्षों के नीचे चलते रहे, परंतु घना जंगल आ जाने पर दुगार बोला, अब यह राह छोड़ देना चाहिए। वह यहीं कहीं बैठ गया है। धीरे धीरे चलो, ऐसा ना हो कि डर कर भाग जाए। हम राह छोड़कर बाईं ओर लौट पड़े। 500 कदम चलने पर सामने वही चिन्ह फिर दिखाई दिए। उसके पीछे चलते चलते एक सड़क पर जा निकले। चिन्हों से जान पड़ता था कि रीछ गांव की ओर गया है। दुकान महाराज, सड़क पर खोज लगाने से अब कोई लाभ नहीं। वह गांव की ओर नहीं गया। 1 मील आगे जाने पर चिन्हों से ऐसा प्रकट होता था कि रीछ सड़क से जंगल की ओर नहीं, जंगल से सड़क की ओर आया है। उसकी उंगलियां सड़क की तरफ थी। मैंने पूछा कि दुगार, क्या यह कोई दूसरा रीछ है? दुआर, नहीं, यह वही रीछ है। उसने धोखा दिया। आगे चलकर दुआर का कहना सत्य निकला, क्योंकि रीछ 10 कदम सड़क की ओर आकर फिर जंगल की ओर लौट गया था। हम दोनों आगे बढ़े। कभी तो मैं किसी झाड़ी में फंस जाता था। बर्फ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण कभी जूता पैर से निकल जाता था। पसीने से भीगकर मैंने कोट कंधे पर डाल दिया। लेकिन दुगार बड़ी फुर्ती से चला जा रहा था। 2 मील चलकर हम झील के उस पार पहुंच गए। दुगार, देखो देखो, सुनसान झाड़ी पर चिड़ियाँ बोल रही है। रीछ वही है। चिड़िया रीछ की महक पा गई है। हम वहाँ से हटकर आधा मील चले होंगे कि फिर रीछ का खुर दिखाई दिया। दुगार, स्वामी, बहुत दौड़ धूप की, अब जरा विश्राम कर लीजिए, संध्या हो चली है। हम जूते उतारकर जम पर बैठ गए और भोजन करने लगे। भूख के मारे रोटी ऐसी अच्छी लगी
कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने दुगार से पूछा कि गांव कितनी दूर है। दुगार: कोई 8 मील होगा। हम आज ही वहाँ पहुँच जाएंगे। वह आप कोट पहन ले, ऐसा न हो सर्दी लग जाए। दुगार ने बर्फ ठीक करके उस पर कुछ झाड़ियाँ बिछाकर मैंने मेरे लिए बिछौना तैयार कर दिया। मैं ऐसा बेसुध सोया कि उसका ध्यान ही न रहा कि कहाँ हूँ। जाकर देखता हूँ कि एक बड़ा भारी दीवान खाना बना हुआ है। उसमें बहुत से उजले चमकते हुए खंभे लगे हुए हैं। उसकी छत तवे की तरह काली है। उसमें रंगदार अनंत दीपक जगमगा रहे हैं। मैं चकित हो गया, परंतु तुरंत मुझे याद आई कि यह तो जंगल है, यहाँ दीवान खाना कहाँ। असल में सफ़ेद खंभे तो बर्फ से ढके वृक्ष थे। रंगदार दीपक उनकी पत्तियों में से चमकते हुए तारे थे। बर्फ गिर रही थी। जंगल में सन्नाटा था। अचानक हमें किसी जानवर के दौड़ने की आहट मिली। हम समझे कि रीछ है, परंतु पास जाने पर मालूम हुआ कि जंगली खरगोश है। हम गांव की ओर चल दिए। बर्फ ने सारा जंगल श्वेत बना रखा था। वृक्षों की शाखाओं में से तारे चमकते और हमारा पीछा करते ऐसे दिखाई देते थे कि मानो सारा आकाश चलायमान हो रहा है। जब हम गांव पहुंचे तो मेरा साथी सो गया था। मैंने उसे जगाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और जमींदार से अगले दिन के लिए शिकारी एकत्र करने के को कहा। मैं इतना थक गया था कि यदि मेरा साथी मुझे न जगाता तो मैं दोपहर तक सोया पड़ा रहता। जागकर मैंने देखा कि साथी कपड़े पहनने तैयार है और मैंने अपनी बंदूक ठीक कर रहा है। मैंने कहा, दुगार कहाँ है? साथी उसे दे गए देर हुई। वह कल के निशान पर शिकारियों को इकट्ठा करने गया है। हम गांव के बाहर निकले। धुंध के मारे सूर्य दिखाई न पड़ता था। 2 मील चलकर धुआं दिखाई पड़ा। समीप जाकर देखा कि शिकारी आलू भून रहे हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। दुगार वही था। हमारे पहुंचने पर वे सब उठ खड़े हुए। रीछ को घेरने के लिए दुगार उन सबको लेकर जंगल की ओर चल दिया। हम भी उसके पीछे हो लिए। आधा मील चलने पर दुगार ने कहा कि अब कहीं बैठ जाना उचित है। मेरे बाईं ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। सामने मनुष्य के बराबर ऊंची बर्फ से ढकी हुई घनी हुई झाड़ियाँ थी। इनके बीच से होकर एक पगडंडी सीधी वहाँ पहुँची थी जहाँ मैं खड़ा हुआ था। दाईं ओर साफ मैदान था। वहाँ मेरा साथी बैठ गया। मैंने अपनी दोनों बंदूकों को भली-भांति देखकर विचारा कि कहाँ खड़ा होना चाहिए। 3 कदम पीछे हटकर एक ऊंचा वृक्ष था। मैंने एक बंदूक भरकर तो उसके सहारे खड़ी कर दी। दूसरी घोड़ा चाकर हाथ में ले ली। म्यान से तलवार निकालकर देख ही रहा था कि अचानक जंगल में से दुगार को शब्द सुनाई दिया। वह उठा। मैं घात में था कि रीछ दिखाई पड़ा और मैंने तुरंत गोली छोड़ी। अचानक ही बाईं ओर बर्फ पर कोई काली चीज दिखाई दी। मैंने गोली छोड़ी, परंतु खाली गई और रीछ भाग गया। मुझे बड़ा शौक हुआ कि अब रीछ इधर नहीं आएगा, शायद साथी के हाथ लग जाए। मैंने फिर बंदूक भर ली। इतने में एक शिकारी ने शोर मचाया, यह है, यहाँ आओ। मैंने देखा कि दुगार भागकर मेरे साथी के पास आया और रीछ को उंगली से दिखाने लगा। साथी ने निशाना लगाया। मैंने समझा उसने मारा, परंतु वह गोली भी खाली गई, क्योंकि यदि रीछ गिर जाता तो साथी अवश्य उसके पीछे दौड़ता। वह दौड़ा नहीं। इससे मैंने जाना कि रीछ मरा नहीं। मैंने देखा कि रीछ डरा हुआ अंधाधुंध भाग मेरी ओर आ रहा है। मैंने गोली मारी, परंतु खाली गई। दूसरी छोड़ी, वह लगी तो सही, परंतु रीछ गिरा नहीं।
मैं दूसरी बंदूक उठाना नहीं चाहता था कि उसने झपट कर मुझे दबा लिया और लगा मेरा मुंह नोचने। जो कष्ट मुझे उस समय हो रहा था मैं उसे वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई छुरियों से मेरा मुंह छील रहा है। इतने में दुआर और साथी रीछ को मेरे ऊपर बैठा देखकर मेरी सहायता को दौड़े। रीछ उन्हें देख डर कर भाग गया। सारांश यह है कि मैं घायल हो गया। वह रीछ हाथ न आया और हमें खाली हाथ गांव लौटना पड़ा। 1 मास बाद हम फिर उस रीछ को मारने के लिए गए। मैं फिर भी उसे ना मार सका। उसे दुगार ने मारा। वह बड़ा भारी रीछ था। उसकी खाल अब तक मेरे कमरे में बिछी हुई है। तो ये था दोस्तों रीछ का शिकार। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।